हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 8 हमारी जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का। और आज के पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था, पहले मैं उसका आंसर आपको क्लियर करवाऊँ। सो द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल फ्लोट ऑन वाटर। सो पहले आपको इसकी डेंसिटी निकालनी थी, तो अगर आपको डेंसिटी पता होती इन सब की तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। तो चलिए मैं ही इसका आंसर बताता हूँ। और आपको पहले वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए, फिर इनमें से आपको जिसकी डेंसिटी सबसे कम लगे तो वो जो है वो फ्लोट करेगा वाटर पे। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले जो डेंसिटी चार्ट है उसमें से आपको दिखाता हूँ कि जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है इट इज़ 0.99। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा कम किसकी है, दैट इज सोडियम। सोडियम की अगर आप डेंसिटी देखोगे इट इज़ 0.97। ठीक है, सो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू वाटर, तो वाटर की थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकियों की अगर आप डेंसिटी देखोगे, जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, ये तो सब जो है ये इमर्स होते हैं लिक्विड के अंदर, तो इनमें से कोई फ्लोट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन वाज सोडियम। तो एक वैसे भी आप देख सकते हो। और दूसरा ये भी था कि अगर आप इसकी अलग अलग देखोगे, अगर आयरन की बात करेंगे, आयरन की जो डेंसिटी 7.87। और ये जो यूनिट्स में इसकी बताऊं, जो 0.99 है इट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सारे मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रिलेटेड ही लिखे हैं। अगर आप नेट से देखोगे, इंटरनेट से कहीं पे भी देखोगे, बुक से, तो हो सकता है वहाँ पे आपको इस तरह डेंसिटी नहीं मिलेगी, तो बट इट इज़ इन ग्राम पर सीसी। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब होगा, यहाँ पे ग्राम पर सीसी लिया मैंने। और स्टील की अगर आप देखोगे, स्टील की है 7.87, और कॉपर की जो है इट इज़ 8.96। सो ये रहती है डेंसिटी। तो इनमें से सबसे कम सोडियम की है, तो सोडियम विल फ्लोट ऑन वाटर। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, क्योंकि मैंने इसमें हिंट जो दिया था ऑलरेडी पहले उस लेक्चर में आपको हिंट दी थी, तभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले एक ईजी क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। इनमें से कौन सी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट का जब हम इसके फोर्स अप्लाई करेंगे। देखो, क्या हम फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम धक्का देंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। स्पीड डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। हम किसी की स्पीड जीरो कर सकते हैं, किसी की स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, किसी की कम कर सकते हैं, तो स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ में पेपर है, उस पेपर को आप, ठीक है, क्रम्बल कर लो, वो बिल्कुल उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज मास। क्यों? अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप उसको कुछ भी करो, मारो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, तो कुछ भी करके आप देख लो, उसका मास जो वो सेम ही रहेगा, मास का चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सो मास रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज नॉट चेंज्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी चीज़ का आपसे पूछा जा सकता है। सो द क्वेश्चन इज डायमेंशनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी आपको फ्लक्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखना, फ्लक्स जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू एरिया। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज फाई ई, उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये होता है बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैंने अब अभी बोला, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो इट इज लिंक्ड विथ एरिया। क्लियर? सो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता होना चाहिए। एरिया आपको पता है, ये एरिया जो होता है ये मीटर स्क्वायर होता है, तो एम स्क्वायर, उसको हम फिर लेंथ में लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। और चार्ज जो होता है खुद ये होता है, जैसे करंट होता है चार्ज बाई टाइम, क्यू बाई टी। सो चार्ज का निकालने के लिए हमारे पास क्या है, क्यू इज आई इंटू टी। सो दैट मीन्स क्यू का हमें निकलेगा एम्पियर इंटू टाइम। सो क्यू का निकल आया। ठीक है, इसको नोट करके रखना।
सो एम्पेयर इंटू टाइम हमें निकला क्यू का। अब फोर्स का जो है, फोर्स का डायमेंशन न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो अगर हम उसके डायमेंशन निकालेंगे न्यूटन की, वो होता है m1L1T-2, ठीक है, m1L1T-2। और ये कहाँ से आया, देखो फोर्स जो होता है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का हो गया m1, एक्सेलरेशन का हो गया L1T-2, ठीक है। और एक्सेलरेशन का भी हम वेलोसिटी से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हमें फोर्स का पता है। अब जो चार्ज है वो नीचे है, ठीक है, तो चार्ज को मैं नीचे डालूं, इट इज़ एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये टी माइनस में जाएगा, नीचे वाला टी। सो यहाँ पे बनेगा हमारे पास m1L1, ए भी ऊपर जाएगा तो a-1 बनेगा। अब जो ये टी है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो ये -2 के साथ मिलके -1 तो -3 बनेगा। सो m1L1 a-1 t-3 बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। अब इसके साथ एरिया भी है। सो एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसको एल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मीटर यानी कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट है। सो एल स्क्वायर बन गया, तो एल स्क्वायर और L1 बन के मिल के बनेगा L3। सो द डायमेंशनल फार्मूला जो हमारे पास नया बनेगा, सो इट विल बी लाइक m1L3 a-1 t-3। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा m1L3 a-1 t-3। तो आप इनमें से देख लो ऑप्शन नीचे वाले से, m1L3 t-3 a-1 इज द फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। सो मैंने आपको निकाल के दिया कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, चाहे फोर्स हो, चाहे एनर्जी हो, कुछ भी हो, हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप लिख के रखना और नोट करके रखना इस चीज़ को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन की ब्लड की पीएच लेवल क्या होती है, आपको याद होना चाहिए। जो हमारा ब्लड होता है, इट इज़ स्लाइटली बेसिक। जो हमारा जो ब्लड होता है नॉर्मल पर्सन का, वो स्लाइटली बेसिक नेचर होता है उसका। सो उसका जो पीएच होगा वो 7 से तो ज़्यादा होगा। सो इट इज़ 7.35 to 7.45। सो दिस इज द पीएच ऑफ आवर ब्लड, ये याद रखना, 7.35 से 7.45। और पीएच जो होता है आपको पता होगा, पीएच इज एक्चुअली इट्स ए स्केल, ठीक है, एसिड बेस स्केल होता है ये। और हम क्या करते हैं, पीएच की वजह से इट टेस्ट्स हाउ एसिडिक सोल्यूशन ऑफ वाटर इज टू द सबस्टेंस, कितना ये सबस्टेंस एसिडिक है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो अगर किसी का हम लो पीएच बोलेंगे तो इसको याद रखना, इसका मतलब होता है उसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है अगर लो पीएच होगा, क्योंकि वो एसिडिक होगा तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो होगी वो हाई होगी इसमें, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर किसी का हाई पीएच है, हाई पीएच का मतलब है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। और जब पीएच कम होगा और H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब है कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो एसिडिक होगा। अब अगर पीएच हाई होगा और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लो होगी तो वो बेसिक होगा, इसको याद रखना। तो इसका मतलब अगर, तो जनरल इसका मतलब नॉर्मल रेंज जो है वो 7 है। अगर 7 से किसी का पीएच कम है तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से किसी का पीएच ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मैंने पहले का ब्लड जो है स्लाइटली बेसिक है, तो इसका ऐसा यूनिट अब 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो ये ओरिजिन है 7, अब अगर यहाँ से यहाँ के वाले होंगे वो बेसिक होंगे, और यहाँ नीचे वाले जो होंगे वो एसिडिक होंगे। बात समझ आई। तो दिस इज द पीएच स्केल, और हमारे ब्लड का होता है 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एलिमेंट सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन। सिलिकॉन किसके अंदर होता है, सैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है इट मेक्स अप 27% ऑफ अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन मेक्स 27% ऑफ अर्थ क्रस्ट, और ये नेचर में ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकेट्स के मतलब इट इज प्रेजेंट लाइक ऑक्साइड्स या सिलिकेट्स, जैसे सैंड है या कॉर्ड्स है या रॉक क्रिस्टल्स हैं, ये इस फॉर्म में हो सकता है सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन सैंड, ठीक है। बाकी लाइमस्टोन तो आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, साल्ट NaCl होता है, और क्ले भी आपको पता ही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स वुड प्रोड्यूस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इनमें से कौन सा फ्यूल है जो मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो आपको पता होना चाहिए कि डीजल, कैरोसिन और कोल जो है ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है।
क्योंकि जब हाइड्रोजन बर्न होता है एज अ फ्यूल, जब ये बर्न होता है तो ये कन्वर्ट होता है वेपर्स में, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई रेजिड्यू, कोई कार्बन ऑक्साइड्स वगैरह नहीं बनते हैं। सो ये एयर पोल्यूशन बहुत कम करता है बट बहुत कम करता है अगर हम बाकी चीज़ों से इसको कंपेयर करेंगे। और याद रखना हाइड्रोजन जो होता है इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ये याद रखना। हाइड्रोजन जो होता है H1H2 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। सो जो हाइड्रोजन है इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल सप्लाई होती है हाइड्रोजन की हमारे नेचर यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर। सो बहुत एक्सेस में है हमारे पास हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओजोन होल इज कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल बिकॉज, क्यों ओजोन होल जो है हार्मफुल है हमारे लिए? क्योंकि देखो अगर जब ओजोन डिप्लीशन होती है तो वहाँ पे ओजोन होल क्रिएट होता है, और वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर बहुत खतरनाक रेडिएशंस होते हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं। सो जब ओजोन होल क्रिएट होगा, अब उस ओजोन होल से आराम से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आराम से आ सकती हैं अर्थ के सरफेस तक, तो वो क्या करेंगे? सो द सेकेंड ऑप्शन आप देख लो, इट अलाउज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू रीच अर्थ विच मे कॉज स्किन कैंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। तो ओजोन होल की वजह से क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है अगर ये अर्थ से सरफेस तक आ गई। ठीक है, सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। कोई किसी पर्सन को एड्स है, विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंड फॉर इट्स डिटेक्शन? दैट इज एलिसा। एलिसा से हम पता लगाते हैं, क्योंकि एलिसा से हम क्या करते हैं? इट डिटेक्ट इज द एंटीबॉडीज इन द ब्लड। याद रखना, एलिसा से हम एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं कि कितनी एंटीबॉडीज़ के अंदर हैं, तो उसी से हमें पता चलता है कि इसको एड्स है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और एलिसा जो होता है इट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसिड। ठीक है, सो इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एड्स, फॉर डिटेक्शन एंटीबॉडीज़, यानी कि एड्स के लिए ये डायग्नोस हम इस्तेमाल करते हैं। और एमआरआई जो इसमें है, मैं आपको सारे ऑप्शन समझाता हूँ। एमआरआई जो होता है इट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिससे हम क्या करते हैं? इट यूजेज अ लार्ज मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स। मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स के अंदर यूज होते हैं। और याद रखना, ये हमें किसके लिए यूज होता है? टू लुक एट द ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड आवर बॉडी। उनकी इमेज, पूरी एक इमेज बनाती है और हम लुक कर सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो पूरा एक स्कैन कर लेते हैं बॉडी का ऐसे। और जो अल्ट्रासाउंड है ये भी ऑलमोस्ट इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें हमें ये, जैसे आपने सोनोग्राफी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, तो इसमें क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इसमें यूज़ होती है टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन योर बॉडी। ठीक है, तो सिटी स्किन भी ऑलमोस्ट इसी तरह होता है अल्ट्रासाउंड की तरह। ठीक है, उसमें भी यही अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ होती है। तो इससे हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गन के जो अंदर कोई इसके प्रॉब्लम होगी तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। और जो वाइल्ड होता है, वाइल्ड का मतलब होता है ये हम यूज़ करते हैं फॉर एंट्रिक फीवर, जैसे टाइफाइड फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर अगर होगा किसी को तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वाइल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब जो बचा ऑप्शन हमारे पास एलिसा, वही हम यूज़ करते हैं किसके लिए? एड्स डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, सो आई होप ये आपको समझ आएगा, मैंने पूरी डिटेल में समझाया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफिल इन ए लीफ इज रिक्वायर्ड फॉर। क्लोरोफिल किस लिए यूज़ होता है? तो ये देख लीजिए आप, मैंने आपको क्लोरोफिल की डायग्राम आपको दिखाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्या काम करता है? ये जो सनलाइट होती है ये उसको ट्रैप करता है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना, क्लोरोफिल और सनलाइट जो होती है, प्लांट इनको यूज़ करते हैं टू मेक अ फूड। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट को मिला के प्लांट्स क्या करते हैं? अपना गुज़ा बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, दे मेक अप देयर फूड। और जो क्लोरोफिल होता है ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है,
और इसका काम यही होता है कि ये जो सनलाइट आती है ये इसको ट्रैप करता है। सो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो है दैट इज ट्रैप लाइट एनर्जी। सो क्लोरोफिल क्या करता है, ये ट्रैप करता है, ट्रैप इज द लाइट एनर्जी, ठीक है। इमिट तो कोई लाइट नहीं करता है, ठीक है, स्टार्च को स्टोर नहीं करता है और अट्रैक्ट वाटर भी नहीं करता है। सो इट ट्रैप इज द सनलाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। सो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आपको पता है, इट इज़ ग्रेगर मेंडल। सो मेंडल ने ही दिया था, जिसने फिर वो आपको पता है वो पी प्लांट इसने लिया था जिस पे इसने बात की थी। सो ग्रेगर मेंडल इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला ही इसका आंसर है। तो चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एटीपी इज, क्वेश्चन इज एटीपी इज, एटीपी क्या होता है? सो इसको याद रखना, एटीपी इज अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से डायग्राम देख लो, एन एटीपी मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या होता है, एक एडीन होता है, ठीक है, राइबोज होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इसके अंदर आते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है एटीपी मॉलिक्यूल की, एडेनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यानी कि ये जो है फॉस्फेट बॉन्ड्स PO3 बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। बात समझाई? अब जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है इसको याद रखना, ये किस लिए यूज होता है, ये स्टोर करता है एनर्जी फॉर फ्यूचर रिएक्शंस, ठीक है। तो जब भी किसी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ये क्या करता है, ये इस एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी मॉलिक्यूल और उसको एनर्जी सप्लाई करता है जब रिएक्शन ज़रूरत होगी, ठीक है, जब इसको रिक्वायर्ड होगी। और ये प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में एटीपी मॉलिक्यूल। बात समझ आई? तो सारे पॉइंट्स को याद रखना। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है थर्ड ऑप्शन, मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन इज, इनमें से कौन सा वायरल इन्फेक्शन? आपको ऐसे ही ऑप्शन से पता चलेगा कॉमन कोल्ड इज वायरल डिजीज, क्योंकि कॉमन कोल्ड ही हम क्या कहते हैं, हमारे पास मत रहो भाई, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम हमें इन्फेक्ट कर सकते हो जब भी कॉमन कोल्ड होगा किसी पेशेंट के अंदर। और बाकी जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, कॉलरा ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और टिनानुस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और टाइफाइड तो ये तो जब ब्लड में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से होता है, और कॉमन कोल्ड इज़ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सो फोर्थ इज़ द करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू, रेनबो किस वजह से होता है? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये चीज़ याद रखना, जब भी लाइट, जो लाइट एनर्जी होती है, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, जब भी किसी प्रिज्म से, जैसे प्रिज्म की एग्जांपल मैं लूँगी, जब ये प्रिज्म से जाती है ना लाइट रे, तो ये निकलती है, जब भी वहाँ से इमर्ज होती है लाइट, तो ये 7 कलर्स में इमर्ज होती है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, ये आपने रैम्बो देखा है कि हमने पिछले मंथ में एक पिक्चर ली थी। तो चलिए इसको अच्छी सी पिक्चर आपसे से बेटर दिखाते हैं। ये आपको रैम्बो दिख रहा है, तो ये रैम्बो किस वजह से बनता है ये भी मैं आपको बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाली डायग्राम समझाता हूँ। ये मान लो हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, और जब वाइट लाइट आती है, इनकी सनलाइट आती है, जब ये प्रिज्म से निकल के आती है तो यहाँ पे 7 कलर्स हैं, इनके विबगोर जिसको हम बोलते हैं, ये निकलता है। और विबगोर में हमारे पास क्या क्या आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स हमारे पास निकल के आते हैं। दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्यों होगा ऐसे, जब आपको देख रहा हो एटमॉस्फेयर में कभी बन जाता है, बेसिकली जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब थोड़ी सी बारिश कभी पड़ती है तो जो एटमॉस्फेयर वो थोड़ी सी उसमें नमी अभी भी होती है, तो जब कभी उस पर लाइट पड़ती है, अचानक से धूप निकलती है कहीं से, जब उस पर वाइट लाइट पड़ती है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, दे एक्ट एज अ प्रिज्म, वो भी प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो जब उनसे वाइट लाइट निकल के आती है तो उसके भी 7 कलर्स बाहर निकल के आएंगे। सो वहाँ पे एक रेनबो सा बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्पर्शन कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आएगा अच्छे से। और जो स्कैटरिंग है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन स्कैटरिंग होता है। देखो आपको अभी जो स्काई है ये ब्लू क्यों दिख रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें जो विबगोर में जो ब्लू कलर ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, क्योंकि इसकी वेव लेंथ बहुत कम होती है और रेड की जो वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है।
तभी आपको सनसेट और सनराइज़ के जब इस टाइम पे आपको जो स्काई है वहाँ पे आपको रेडिश दिख रहा होगा। क्यों? बिकॉज रेड की जो वेवलेंथ है इट इज़ वेरी मच, तो दूर से दिख रहा होगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस है वहाँ पे हम रेड लाइट का ही यूज़ करते हैं ताकि हमें दूर से पता चले कि वहाँ से एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर्ड अदर लाइट्स। और रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही, जब आपको कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको कोई वॉल दिख रहा है, आपको कोई इंसान दिख रहा है, इट इज़ बिकॉज उस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाती है, तभी आपको वो दिख रहा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रेज होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम मोर डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, तब इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये सारे ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो आई थिंक ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया है। तो पावर का जो एसआई यूनिट है इट इज़ वाट। ठीक है, क्योंकि जो पावर है, आप पावर को ऐसे लिख सकते हो, देखो पावर जो होता है इट इज़ एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, जूल पर सेकंड, टाइम को होता है सेकंड। सो जूल पर सेकंड जो होता है इट इज़ वाट। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो पावर होता है, पावर इज़ वोल्टेज इनटू करंट, ऐसे भी हम लिखते हैं V इंटू आई। सो वोल्टेज का होता है वोल्ट और करंट का होता है एम्पियर। सो वोल्टेज इंटू एम्पियर इज ऑल्सो वाट। सो दो तरीके मैंने आपको बोला कि किस तरह हम ऐसे यूनिट ऑफ पावर निकाल सकते हैं, दैट इज़ वाट। ठीक है, अब जो ऑप्शन यहाँ पे है, जूल इट्स ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एम्पियर करंट का होता है, कूलम चार्ज का होता है और वाट पावर का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, ए ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस फॉर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफार्मर सिर्फ काम करता है एसी पे, डीसी पे ये काम नहीं करता है। तो जब भी हमारे पास क्या आएगा, एसी करंट आएगा, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले में जो अभी लाइट आ रही होगी वो 11,000 आ रही है, तो मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो उसको स्टेप डाउन करता है, वो एसी वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो 11,000 वोल्टेज को हम कन्वर्ट करते हैं 440 पे। ठीक है, तो 440 आपके घर तक आती है फिर मोहल्ले से। बात समझिए, वो स्टेप डाउन करता है, वो काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको याद रखना। सो आपके पास जो ऑप्शन है थर्ड, स्टेपिंग अप और डाउन एसी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था डीसी वोल्टेज का, और डीसी इसका आंसर नहीं है, एसी। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको क्लियर क्यों करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये असल में आपको हिंट देते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे ये हिंट देते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं पूरा क्लियर कर रहा था, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इनके रिलेटेड पता चले, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया जो होता है, अगर आप फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन देखोगे और इनर्शिया की डेफिनेशन देखोगे, इनर्शिया मीन्स टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन either at rest or in uniform motion। और फर्स्ट लॉ जो होता है, इट इज़ द सेम, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, तो इनर्शिया को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको इनर्शिया समझाता हूँ इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आए। अगर हम कोई बड़ा पत्थर लेंगे और एक छोटा पत्थर लेंगे, बड़े पत्थर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, छोटे का कम होगा। क्यों? अगर आप बड़े पत्थर को उठाना चाहोगे तो वो आपसे उठ नहीं पाएगा। एक छोटा पत्थर ले लो, आप इसको आराम से उठा सकते हो हाथ में, और इसका इनर्शिया कम है, यानी कि आपने इसकी जो ये रेस्ट पे था, तो आपने इसको मोशन में लाया, इसकी पोजीशन आपने चेंज की, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि नहीं मुझे यहाँ से मत उठाओ, तो ये बड़े पत्थर में ज़्यादा होगा। बड़ा पत्थर कहेगा नहीं मैं तो उठने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। तो इनर्शिया बड़े पत्थर के अंदर ज़्यादा होगा, छोटे पत्थर के अंदर कम इनर्शिया होगा। बात समझ आई? तो उसको इनर्शिया कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि मुझे अपनी स्टेट से चेंज मत करो। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट।
उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था। सब्लिमेशन होते हैं जब कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। और ये कहाँ पे होता है? जैसे अगर आप नेप्थलीन को बर्न करोगे, अगर आपके पास नेप्थलीन है, उसको आप बर्न करोगे, अत्तर जिसको आप बोलते हो, जो वाइट कलर की होती है, अगर उसको बर्न करोगे वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। कंडेंसेशन हो के जब हम गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। फ्यूजन होता है जब दो छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्यूज होते हैं, आपस में मिलके कोई बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। ठीक है, और वेपराइजेशन होती है जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ आई? तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग सब्लिमेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर स्फेरिकल इन शेप इज ड्यू टू, क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप कभी भी आप पानी को किसी गिलास से नीचे फेंको तो वो एक सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो हम जो एरिया पकड़े वो बहुत कम हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसका रीज़न है, बहुत सारे रीजन है इसके। तो यहाँ पे जो रीज़न है इसका, इट इज़ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन होता है द टेंडेंसी टू अकर मिनिमम सरफेस एरिया। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू अकर मिनिमम सरफेस एरिया। पार्टिकल, ये वाटर ड्रॉपलेट चाहता है कि मेरा जो एरिया है वो बहुत कम हो। ठीक है, इसी वजह से ये सर्कुलर बन जाता है। बात समझाई? और जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी आपको पता है क्या है? विस्कोसिटी का मतलब होता है इट इज़ ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी कि जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो रेजिस्ट करेगा मोशन को, यानी कि वो उसमें मोमेंट बहुत कम होगी, वो बहुत विस्कस होगा, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी जिस फ्लूइड की, उसमें कोई भी चीज़ आराम से, या वो खुद भी आराम से मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ, अगर कोई प्योर जैसे वाटर है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन कंपेयरली अगर हम हनी की बात करेंगे उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बात समझ आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द क्वेश्चन इज मैलिक एसिड इज फाउंड इन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैलिक एसिड इज फाउंड इन, किस में मैलिक एसिड होता है? मैलिक एसिड एप्पल के अंदर होता है, ग्रेप्स के अंदर होता है। सो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपके पास एप्पल है, सो ग्रेप्स इसके अंदर नहीं है, सो एप्पल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और मैलिक एसिड चेरीज़ के अंदर भी होता है, वाटरमेलन्स के अंदर भी होता है। ठीक है, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मिल्क में तो नहीं होता है, लेकिन लेमन्स के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। ये मैं लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे, इनको याद रखना। एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, जो क्वेश्चन में भी था। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, CH3SOH, मैं ऐसे लिखूंगा एसिटिक एसिड। मिल्क को छोड़ो, इसमें कोई नहीं होता, लेकिन लेमन में होता है हमारे पास साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। क्लियर? सो आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन पे बंद करेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। और आज के टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इज़, जब मैंने आपको MRI अल्ट्रासाउंड पढ़ाया था, तो ऐसा कौन सा पेशेंट होता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा पेशेंट होता है जिस पे हम MRI स्कैन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते? हालांकि हम MRI किसी भी पेशेंट पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक पेशेंट होता है जिस पे हम MRI परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन सा पेशेंट ऐसा होता है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको, पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो हो सकता है इस पर और एक लेक्चर भी हम लाएंगे इस सीरीज़ पे, उसके बाद हम डायरेक्टली रीजनिंग पे जाएंगे, GK और करंट अफेयर्स पे जाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना, और सारी पूरी सीरीज़ को लाइक करना, और शेयर भी करना इन वीडियोज़ को, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच।